आस्तियों का वर्गीकरण। बैंकों द्वारा दिया गया ऋण उनके लिए आय के स्रोत होते हैं, अतः उन्हें एसेट या आस्ति कहा जाता है। जैसे प्राइम ऋण, जोखिम न्यूनतम तथा नियमित निष्पादन होता है। सब प्राइम ऋण, खराब होने एवं गैर निष्पादन का जोखिम अधिक होता है। इन्हें 3 प्रकारों में वर्णित करते हैं। टीजर लोन, मतलब सब प्राइम ऋण को टीजर लोन, ओवर लिवरेज लोन और ज़ॉम्बी लोन। टीजर लोन में प्रारंभ में कम धनराशि देनी होती है, उसके बाद धनराशि बढ़ जाती है, जैसे स्टार्टअप में दिया जा रहा मतलब ऋण। ओवर लिवरेज लोन, आय के सापेक्ष अधिक की लोन दे दिया जाता है। ज़ॉम्बी लोन, प्रारंभ से ही पता होता है कि इसमें जोखिम अधिक है, फिर भी इसमें ऋण दिया जाता है। ऋण को देय राशि के सापेक्ष आस्तियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ईएमआई या ब्याज अदायगी की दी तिथि के आधार पे। इसमें है पहला कि स्टैंडर्ड एसेट, देय राशि को लगातार भुगतान हो रही हो, जिसमें नियमित आस्तियां जैसे नियमित आस्तियां देय तिथि पर भुगतान। तंगहाल आस्तियां, विलंब हो रहा है, इसमें विलंब हो सकता है। एसएमए 0 मतलब 1 से 30 दिन का विलंब। एसएमए 1 31 से 60 दिन का विलंब। एसएमए 2 61 से 90 दिन का विलंब। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए 90 दिन से अधिक विलंब वाली, मतलब कि जो राशि है अगर 90 दिन से अधिक हो जाती है वो एनपीए में परिवर्तित हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। अब इनको 3 भागों में बांटा गया। सब स्टैंडर्ड एसेट 91 से 1 वर्ष का विलंब। डाउटफुल एसेट 1 से 2 वर्ष का विलंब। लॉस्ट एसेट 2 से 3 वर्ष का विलंब। लॉस्ट एसेट होने पर वन टाइम सेटलमेंट, जिसे हेयर कट भी कहा जाता है। राइटिंग आप, आस्ति न मानते हुए उसे बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। इसमें स्टैंडर्ड एसेट मतलब स्टैंडर्ड एसेट मतलब देय राशि को लगातार भुगतान हो रहा हो, लेकिन इसमें मतलब देय राशि को लगातार भुगतान हो रहा हो, देय राशि का लगातार भुगतान हो रहा हो, जैसे नियमित आस्तियां, देय तिथि पर भुगतान। एक तंगहाल आस्तियां होती हैं जो एसएमए ओ, एसएमए 1, एसएमए 2 होता है, मतलब 0। एसएमए वो 0 में 1 से 30 दिन का विलंब। एसएमए 1 में 31 से 60 दिन का विलंब और 61 से 90 दिन का विलंब एसएमए 2 में होता है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब जो आस्तियां 90 दिन से अधिक की मतलब देय तिथि से अधिक हो जाए तो उसे आस्ति मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तब्दील कर दिया जाता है। ये 3 परसम से स्टैंडर्ड एसेट 91 से 1 वर्ष का विलंब होना चाहिए, और डाउटफुल एसेट में 1 से 2 वर्ष का, और लॉस एसेट मतलब खो दिया हुआ 2 से 3 वर्ष का लॉस एसेट। ठीक। प्रूडेंशियल मानक एवं प्रोविजनिंग मानक। प्रूडेंशियल मानक से आशय एनपीए की जानकारी, गणना इत्यादि के संदर्भ में अनिवार्य अनुशासन हो। ठीक। प्रूडेंशियल मानक ये एक विचार मतलब एक कंसेप्ट है कि एनपीए की जानकारी, गणना इत्यादि के संदर्भ में अनिवार्य अनुशासन हो। और प्रोविजनिंग मानक बैंकों को विभिन्न प्रकार के ऋण में जोखिम के आधार पर कुछ धनराशि आस्तियों के सापेक्ष रखना चाहिए, ताकि एनपीए की स्थिति में जोखिम को कम किया जा सके। ठीक से एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रूडेंशियल मानक मतलब एनपीए की जानकारी, गणना इत्यादि के संदर्भ में अनिवार्य अनुशासन होना चाहिए। ठीक। अब प्रोविजनिंग मानक बैंकों को विभिन्न प्रकार के ऋण में जोखिम के आधार पर कुछ धनराशि आस्तियों के सापेक्ष रखना चाहिए, एनपीए की स्थिति में जोखिम को कम किया जा सके, ताकि एनपीए को कम किया जा सके। कृषि में एनपीए 2 फसलों की समयावधि पर देखा जाता है। बैंकिंग सुधारों हेतु किए जा रहे प्रयास। नरसिम्हन समिति ने अनुशंसा की कि एसएलआर घटाते हुए सीआरआर घटाने निजी बैंकों को लाइसेंस दिया जाए, ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके और एनपीए को कम किया जा सके और पेशेवर दृष्टिकोण को भी बढ़ाया जा सके।
ऋण वसूलीकरण न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए। एआरसी की परिकल्पना प्रस्तुत की जाए। एआरसी की परिकल्पना प्रस्तुत की जाए और नरसिम्हन 2 में एलएसएफ की अनुशंसा की गई। एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एनपीएन को छूट पर लेते हुए लाभ अर्जित करते हैं। वर्तमान में 28 एआरसी कार्यरत है। 29वां है बेड बैंक। आरबीआई का 3R दृष्टिकोण फॉर एनपीए। पहला है कि रेक्टिफिकेशन सुधारात्मक कार्रवाई मतलब बेहतर वर्गीकरण पर गुणवत्ता केवाईसी सुनिश्चित किया जाए। ऋण चुकाने की क्षमता के लिए सूचकांक सिविल ट्रांस यूनियन 300 से 90 के मध्य मतलब एक सूचकांक जारी किया जाता है। और दूसरा है कि आस्तियों का पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन मतलब तंगहाल या एनपीए में अस्थि को पुनर्व्यवस्थित किया जाए। ऋण को कुछ हिस्सों को शेयर में परिवर्तित या समयावधि को बढ़ा दिया जाए। और तीसरा है रिकवरी वसूली। एआरसी एवं डीआरटी का गठन किया जाए जिसके अंतर्गत सारफेसी कानून आईपीसी 2016 लाया गया। सारफेसी कानून एआरसी को सशक्तिकरण करने के लिए संपत्ति को जब्त नीलामी गारंटेड इत्यादि पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए 2016 में संशोधन अधिक अधिकार दिया गया। 2020 में आईसीबी सरफेसी कानून के दायरे में लाया गया। वैल्यू एडिशन करना ठीक। दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता कोड 2016 आईबीसी 2016 1991 में लाइसेंस राज्य समाप्त कर एंट्री का अधिकार दिया गया तथा 2009 में प्रतिस्पर्धा का अधिकार मिला तथा 2016 में एग्जिस्ट का अधिकार मिला। शोधन अक्षमता बैंक करप्ट ऋण का भुगतान करने में अक्षम। दिवालियापन इंसॉल्वेंसी स्वीकार करे कि शोधन अक्षम हो गया है। फाइनेंशियल क्रेडिटर व्यक्ति या संस्थान जिन्होंने व्यवसाय हेतु दूसरे पक्ष को ऋण दिया गया है। और ऑपरेशन क्रेडिटर दूसरे व्यवसाय का हिस्सा हो। यह है कि दूसरे व्यवसाय का हिस्सा हो जैसे कच्चे माल उपलब्ध कराने वाला। सिक्योर एवं नॉन सिक्योर क्रेडिटर सिक्योर क्रेडिटर से आशय उन ऋणदाता या किसी प्रकार की गारंटी रखते हैं। नॉन सिक्योर क्रेडिटर से आशय पर्याप्त गारंटी उपलब्ध नहीं। आईबीसी के प्रमुख प्रावधान एवं संशोधन इंसॉल्वेंसी बैंक करप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन। इसने दिवालियापन की शिक्षण संस्थान है। कौन? इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई। डीटीआरएम एनसीएलटी न्यायिक संस्थान है। न्यायिक